हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आवर चैनल हैज़ completed 1 month टुडे। थैंक यू फॉर द हार्ट टू ऑल ऑफ यू who heard me, watched my videos and subscribe my channel. I will keep praying for you. Thank you all again. दोस्तों, आज हमारे चैनल को 1 month पूरा हो गया है। मैं आप सभी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा, हमें सुना और हमें सब्सक्राइब किया। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे मैं इसी तरीके से आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट देता रहूँगा, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे आपका कंप्यूटर का हो या हिंदी का हो। आगे भी हिंदी में आपको अपडेट करता रहूँगा, मैथ्स भी करूँगा। चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो, लेखपाल की कर रहा हो, पुलिस की हो, बैंक की हो, किसी भी एग्ज़ाम की हो, मैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है, ताकि इसी तरीके से जो आपको बेस्ट कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और अपने फ्रेंड्स से भी कह दीजिएगा कि वो लोग भी सब्सक्राइब और शेयर कर लें। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है साइंस से लेकर मैं आया हूँ और फिर से मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें सुना, हमारे वीडियोस को देखा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो आपका जो आज का वीडियो है, मैं आज का आपका वीडियो साइंस से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन कराता रहता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लेकिन विथ डिस्क्रिप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा वीडियोस देखना। वो इसलिए क्योंकि जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आप लोगों तक हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन अच्छे से अच्छा पहुँचे। क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिख कर को तो नहीं बताता हूँ, लेकिन जो बताता हूँ वो बहुत अच्छा बताता हूँ और आप लोगों को याद करना है दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चन को फाइट कर सकें। ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि साबुन बनाने के लिए जो हम लोग तेल का यूज करते हैं वो जो होता है आपका, वो आपका वनस्पति तेल होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, वनस्पति तेल होता है। इसके बाद में आपसे बता दूं कि जो मोबियल होता है आप लोग तो जानते ही हैं, आपका ये मोटर पार्ट्स में यूज़ होता है। केरोसिन तेल जो आपका होता है मिट्टी का तेल, उसका भी आप लोगों को यूज़ पता है। कटिंग तेल की जो हम बात करते हैं ये आपका शीतलक और चिकनाई के रूप में यूज़ किया जाता है। जब हम कोई मोटर्स पार्ट बनाते हैं या हम कोई मोटर्स पार्ट काटते हैं या किसी का डिज़ाइन करते हैं दोस्तों, तो उसमें हम लोग जब पार्ट्स को काटते हैं तो काटने के लिए क्या होता है, शीतलक का यूज़ किया जाता है। या जो मोटर्स पार्ट्स आपका चलता है तो फ्रिक्शन होता है, तो उसके लिए भी हम लोग शीतलक का प्रयोग करते हैं। तो उसमें कटिंग के लिए नाम से ही क्लियर है दोस्तों, कटिंग है, कटिंग ऑयल है। तो इसका जो यूज़ होता है दोस्तों, जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी पार्ट्स का तो उसको काटा जाता है, उसमें हम लोग शीतलक के रूप में कटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल का यूज़ हम लोग साबुन बनाने के लिए करते हैं। मोबिल का यूज़ आप लोगों को पता ही है, केरोसिन आपको पता ही है, मिट्टी का तेल होता है, और कटिंग ऑयल मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है साबुन बनाने में किसका यूज़ होता है दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हो गया, वनस्पति ऑयल का यूज किया जाता है। तो ये इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि जो आपका मधुमेह रोग है, मतलब डायबिटीज़ है, वो किसकी कमी से होता है। तो ग्लाइसिन, हेमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन। दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यदि आपको मधुमेह का रोग होता है, शुगर की बीमारी होती है, तो उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन या कोई टैबलेट्स खाई जाती है या यूज की जाती है। तो मधुमेह के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंसुलिन है, ताकि आपके अंदर जो इंसुलिन की कमी है वो आपको पर्याप्त हो सके। तो मधुमेह जो रोग होता है वो आपका किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि वो किसकी कमी से होता है।
इंसुलिन की कमी से होता है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं ग्लाइसिन है, हेमोग्लोबिन है, हिस्टामिन है, ये क्या है आपका। चलिए क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है यह ह्यूमन बॉडी में होता है, और जो आपका रक्त में, ब्लड में जो आपका ऑक्सीजन होता है उसको पूरी बॉडी में क्या करता है, भेजता रहता है, ट्रांसफ़र करता रहता है। ये आपका हीमोग्लोबिन का वर्क होता है। इसके बाद मैं आपको ग्लाइसिन की बात बताता हूँ। तो जो आपका ग्लाइसिन होता है दोस्तों, ये आपका अमीनो एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों, ये आपका अमीनो एसिड होता है। अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, जो ग्लाइसिन है आपका क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C2H5NO2। क्या होता है दोस्तों, C2H5NO2। दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपका ग्लाइसिन होता है ये प्रोटीन बनाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा हो जाती है दोस्तों ह्यूमन बॉडी में तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इससे उल्टी होती है, पेट खराब हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो ग्लाइसिन है ये आपका अमीनो एसिड होता है। इसका फॉर्मूला C2H5NO2 होता है। यह प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी में, लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उल्टी, पेट खराब और चक्कर जैसी अनेक तमाम बीमारियां आपके बॉडी में होने लगती हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हिस्टामिन की दोस्तों। इसको हिस्टामिन या हिस्टामिन भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है हिस्टामिन का क्या होता है दोस्तों, C5H9N3। क्या होता है दोस्तों, C5H9N3। एक बात और बता दूं, ये भी आपका ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और ये घुलनशील होता है आपका किसमें, जल और एल्कोहल में। तो आपको ये इस तरीके से पूरा मैंने आपको पोस्टमार्टम करके इस क्वेश्चन का बता दिया। तो आपका जो क्वेश्चन है फिर से मैं रिपीट कर दूं, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों, तो वो आपका किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है, उस विटामिन का नाम क्या है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि खट्टे फलों में तो आपका विटामिन सी पाया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर हम थोड़ी चर्चा आप विटामिन ए की कर लेंगे। तो विटामिन ए आपका गाजर में पाया जाता है जो कि आपका रतौंधी से रिलेटेड होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग होता है। इसके बाद हम विटामिन बी की बात करेंगे तो वो किस में पाया जाता है दोस्तों, विटामिन बी आपका टमाटर, बादाम, दाल, चना आदि आपके कई खाद्य सामग्रियां होती हैं, उनमें आपका विटामिन बी पाया जाता है। इसके बाद हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और इसका यदि सूर्य का प्रकाश की जगह यदि हम परफेक्ट एक आध खाने वाली बात की बात करते हैं तो वो होता है दोस्तों आपका मशरूम। क्या होता है दोस्तों, मशरूम। क्यों होता है, क्लियर कर देता हूं कि जो मशरूम है दोस्तों आपका वो सूरज की रोशनी में उगता है। यदि आपको सूरज की रोशनी नहीं मिलती है तो आप यदि मशरूम का यूज़ करते हैं तो आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। इसके साथ और बता दूं कि जो मछलियां होती हैं उनसे भी हमें कैल्शियम की प्राप्ति हो जाती है जो कि हमारी हड्डियों को क्या करता है दोस्तों, मजबूत करता है, जिससे हमें सूखा रोग नहीं होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया था दोस्तों, फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस, हेलोलिसिस, मैकेनिकल ऊर्जा या पैरालिसिस। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो आपका मनुष्य के शरीर का जो शुद्धिकरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। इसके बाद मैकेनिकल ऊर्जा, हेलोलिसिस, ये तो आपकी पैरालिसिस, ये तो सारी आपकी बीमारियां हो गई है। मैकेनिकल ऊर्जा आपकी बॉडी में हो नहीं सकती है। तो जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं।
क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। तो आप लोगों को बचपन से ही पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है कि पौधों और पेड़ों का जो खाना तैयार होता है वो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण है उसको हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पौधे और पेड़ जो खाना बनाते हैं इस क्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, अर्थात इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण आपका क्या होता है उस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। जो सजीव कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा, कौन सी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, तो आपका इसका फोटोसिंथेसिस है। तो सजीव कोशिकाओं के द्वारा जो आपकी प्रकाश ऊर्जा है दोस्तों, कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ये आपकी किस में बदल जाती है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है और जल की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। किसकी आवश्यकता पड़ती है, CO2 की और H2O की। तो जो आपका CO2 होता है दोस्तों ये हमें वायु से मिल जाता है, वायुमंडल से मिल जाता है, और जो H2O है हमें भूमि से मिल जाता है, और जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ लास्ट में हमें प्राप्त हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये आपकी पूरा फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस थी। क्या थी दोस्तों, जो आपकी सजीव कोशिकाएं हैं वो प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हमें वायु से मिल जाती है, वायुमंडल से मिल जाती है, और जो आपका जल होता है वो हमें भूमि से मिल जाता है। इस तरीके से हमें खाद्य सामग्री प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस की पूरी क्रिया हो जाती है, जिसके तहत पौधे, पेड़ पौधे आपका खाना तैयार करते हैं। लास्ट में हमें खाद्य सामग्री मिलती है और हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपकी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, फिर से मैं क्लियर कर दूं, फोटोसिंथेसिस कहलाती है फ्रेंड्स। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कह रहा है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर तो एक चीज़ याद रखनी है, आपका जो प्रथम उपग्रह है, एक क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाता है, प्रथम उपग्रह क्या है दोस्तों आपका, वो आपका आर्यभट्ट है। इसके बाद बात आती है कि वो कब लॉन्च किया गया था या कब छोड़ा गया था फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं वो आपका 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था दोस्तों। कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। यदि आप नए न्यू यूजर्स हैं हमारे चैनल पर, तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता रहूं और आप वीडियोस को देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी तरीके से मैं आपको डिटेल्स देता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, वो आपका क्या कह रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सी, 4 डिग्री केल्विन, माइनस का 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस का 4 डिग्री सी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 4 डिग्री सी पर हमारा घनत्व मैक्सिमम होता है। एक बात और क्लियर कर दूं कि जो 4 डिग्री सी की बात होती है, इस पर जो आपका घनत्व होता है दोस्तों, आपको याद कर लेना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। कितना होता है, 4 डिग्री सी पर जो जल का घनत्व होता है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। इसके बाद यदि हम 15 डिग्री सी की बात करते हैं दोस्तों, कितने की बात करते हैं, 15 डिग्री सी की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, 999 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कितना है दोस्तों, 15 डिग्री सी पर आपका कितना होता है, 999 डिग्री सी, 15 डिग्री सी पर 999 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 4 डिग्री सी पर आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। यहाँ से एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है,
मतलब यदि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो आपकी डेंसिटी होगी अर्थात जो घनत्व होगा दोस्तों आपका वो कैसा होगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने पर घनत्व कम होता है। बात क्लियर है? अच्छा पॉइंट बता देता मैंने दोस्तों, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों। तो कब होता है आपका? 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो आपको बता दूं, सबसे पहले बात हम लोग को करते हैं कि जैविक सिस्टम क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को बता दो, जैविक सिस्टम मतलब होता है जैविक खेती, जिसमें हम लोग रासायनिक पदार्थों का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थों का यूज़ करने से जो फील्ड की उर्वरा शक्ति है वो आपकी कम हो जाती है दोस्तों। धीरे धीरे भूमि आपकी क्या हो जाती है दोस्तों? बंजर हो जाती है। तो जैविक क्रिया के द्वारा हम लोग गेहूँ, दाल, मसाले, सब्जियां, फल आदि को उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए हमारा नाबार्ड, क्या दोस्तों? नाबार्ड ये आपकी एक संस्था है जो कि आपका कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कई आपके गवर्नमेंट ऑफिस और गैर सरकारी क्षेत्र संस्थाएं आपका जैविक खेती के लिए कार्य कर रही हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जैविक खेती आपकी बहुत सही है। तो जैविक सिस्टम मैंने आपको बताया क्या है कि इसमें रासायनिक क्षेत्रों का या रासायनिक पदार्थों का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आपकी खेती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इससे के द्वारा कई तमाम प्रकार के खाद्य सामग्री हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके लिए नाबार्ड और कई संस्थाएं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं आपकी वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और एक पॉइंट इसमें और बनता है दोस्तों, आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। और वो क्वेश्चन आपका क्या है कि पहला राज्य कौन सा है जिसने जैविक खेती आपके होती है? पहला राज्य कौन सा है जिसमें पूर्णतः जैविक खेती होती है दोस्तों? वो है आपका सिक्किम। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या है आपका? सिक्किम आपका पहला राज्य है जिसमें पूर्णतः जैविक खेती होती है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या बोला गया है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका एंजाइम। क्या है दोस्तों? एंजाइम का यूज किया जाता है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए। किसमें? जैविक सिस्टम में। डीएनए, बैक्टीरिया, इंसुलिन, आप लोगों को पता ही है बैक्टीरिया क्या होता है, डीएनए ह्यूमन बॉडी होती है, इंसुलिन आपका क्या होता है, यह तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। मतलब यहां पर आपको बताना है कि जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो उसके लिए किस दर्पण का यूज करते हैं दोस्तों? तो जल्दी से बता दीजिएगा। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। वो आपका क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अब देता रहूँगा। बस आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन करना है। यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो आप यदि सब्सक्राइब कर चुके थे हमारे वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा सा पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और नए नए क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चन में जुड़ा हुआ वो भी आपको क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, इनसेट 2A कब छोड़ा गया दोस्तों? आपको बताना है इनसेट 2A कब छोड़ा गया। 4 फरवरी 1975, 8 मई 1974, 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975। दोस्तों आप लोग को बता दूं इनसेट 2A आपका एक सैटेलाइट है जो कि आपका मौसम उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है दोस्तों? मौसम उपग्रह है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो लॉन्च किया गया था वो आपका कब किया गया था दोस्तों? वो आपका किया गया था 10 जुलाई 1992 को। कब किया गया था दोस्तों? 10 जुलाई 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मिस मत करिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों? दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। आपको यह बताना है कि यदि आपका दूरदृष्टि दोष है, चलिए यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दूरदृष्टि और निकट दृष्टि आपका क्या होता है दोस्तों। निकट दृष्टि का मतलब है
हमें पास की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? जिसमें हमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों दूर दृष्टि दोष। अब इसमें मैं आप बता दूं, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस का यूज करते हैं, किस लेंस का यूज करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। मतलब यदि आपको दूर का सही दिखाई दे रहा है और यदि पास का आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है तो हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे, और यदि आपका पास का सही दिखाई दे रहा है, दूर का सही नहीं दिखाई दे रहा है, तब हम लोग अवतल लेंस का यूज करेंगे दोस्तों। मतलब निकट दृष्टि दोष में आपको किसका यूज करना है? अवतल लेंस का यूज करना है, और दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए हमें उत्तल लेंस का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं कि फ्यूज क्या होता है दोस्तों। क्या फ्यूज क्या होता है? आपको बता दूं, यदि निश्चित मात्रा में यदि आपकी सप्लाई की मात्रा बढ़ जाती है, जो आपका करंट प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, मतलब लाइट आती है, करंट फ्लो होता है, यदि निश्चित मात्रा से उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है दोस्तों? जो आपका फ्यूज होता है वो परपथ को तोड़ देता है। धारा बहने पर यदि ज्यादा हो जाती है तो वो उस परपथ को वहीं पर क्या कर देगा दोस्तों? तोड़ देगा। उसके आगे आपकी करंट को फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जब निश्चित मात्रा से आपकी धारा बहती है तो वो पिघल जाता है, क्योंकि जो फ्यूज है आपका एक तरीके से क्या होता है दोस्तों? एक तार होता है। अब फ्यूज का जो सिद्धांत है दोस्तों आपका वो होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक होती है, विद्युत होती है, उसका ये आपका हीट इफेक्ट होता है, ऊष्मीय प्रवाह होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपका 12 नंबर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो फ्यूज का सिद्धांत है वो आपका क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोला गया है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में? यह दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों आपका बता दूं कि जो दोपहर का 12 बजता है तो उसमें तो आपका इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये आपका ज़्यादातर बरसात के मौसम में या शाम को बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है, यह दिखाई नहीं देगा रात के 12 बजे, तो दिल्ली इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या कह रहा है? प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। तो आप लोगों को याद रखना है, चाहे वो आपका निर्वात में बोले या किसी भी तरीके से कुछ भी कंडीशन में बोले, आप लोगों को याद रखना है कि प्रकाश का जो वेग होता है फ्रेंड्स, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, और सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आपको बता दूं, कंफ्यूजन के लिए आपको क्या है, वो क्वेश्चन में आपकी यूनिट चेंज करके दे सकता है। जैसे आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बॉम्बे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब जो आपका धोने का सोडा है, वॉशिंग पाउडर है। यहाँ पर धोने के सोडे को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों वॉशिंग पाउडर। तो जो वॉशिंग पाउडर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को बता दूं, सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, मतलब बॉम्बे Na2CO3। यदि हम खाने वाले सोडे की बात करते हैं तो दोस्तों वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अच्छे से समझ लीजिएगा, जो वॉशिंग पाउडर होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, अर्थात Na2CO3 होता है। जब हम खाने के सोडे की बात करते हैं वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, अर्थात NaHCO3 होता है। तो ये आपका खाने वाला सोडा है। कौन सा सोडा है दोस्तों? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। और खाने वाला सोडा आपका क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों अच्छे से सुन लीजिएगा,
खाने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन यहाँ से आपसे क्वेश्चन में बोला गया है धोने का सोडा अर्थात वॉशिंग पाउडर, उसका क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि किस गैस को हम लोग N2O या जो आपकी अश्रु गैस होती है, सॉरी लाफिंग गैस होती है वो तो आपकी, तो यहां पर आपको बताना है कि अश्रु गैस की तरह किसका यूज करते हैं। अश्रु गैस जिससे व्यक्ति के आंसू निकलने लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का यूज अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहां पर लाफिंग गैस आपसे नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है? अश्रु गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, देखें इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार इस क्वेश्चन को आप लोग आपसे वीडियो में लेके आ जाते हैं, तो आप लोग को बता दूं ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोगों ने अधिकतर मेरे जो वीडियो देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। और क्वेश्चन आपका क्या है? शुष्क बर्फ है दोस्तों। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है ठोस, वो आपका क्या होता है दोस्तों? शुष्क बर्फ होता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। शुष्क बर्फ क्या है? आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी शुष्क बर्फ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस क्वेश्चन पर भी शायद मैं पहले भी आपके वीडियोज में चर्चा कर चुका हूं। क्या बोला गया है? परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपका परमाणु है ये उसका नाभिक है। नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, और इसके चारों साइड आपके क्या होते हैं दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके चक्कर लगाते हैं। तो फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं। परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? तो मैंने आपको बताया ये परमाणु का नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों साइड दोस्तों आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों? आपका चक्कर लगाते हैं। इसमें हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, तो जो आपका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो आपका प्रोटॉन के बराबर होता है। यदि हम परमाणु भार की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता है, वो मैंने आपको पहले भी वीडियोज में कंप्लीट कर चुका हूं कि परमाणु भार आपका क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल होता है दोस्तों। परमाणु भार क्या होता है? द्रव्यमान की संख्या क्या होती है दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमें उसका परमाणु भार या उसकी द्रव्यमान संख्या मिल जाती है। यहां पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और परमाणु के नाभिक में वो आपके कौन से कण होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 19 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा। बस आपको हमारे चैनल को क्या करना है, न्यू यूजर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन करिएगा, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता रहूं। दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो भी बता दीजिएगा। और एक बात और कह रहा हूँ कि आपको साइंस में, कंप्यूटर में और करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक आपको जीके का समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं आपको उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को एक वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझा सकूं दोस्तों। तो आपको इस हर वीडियो में आपको कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस में नहीं हो रही है, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। क्या कह रहा है सेकंड लास्ट? तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो आपको बता दूं दोस्तों, वो होता है आपका H2SO4, आपका तेजाब के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किस धातु से बनाए हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है दोस्तों? तो आपको बताना है किस धातु से बनाया गया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, वो है आपका एल्यूमिनियम।
ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आज के ये आपके सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आपके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा। बस आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिएगा, देखते रहिएगा, पूरा सुना करिएगा, ताकि आपको छोटे से छोटा क्वेश्चन आपको उसके अंदर की डिटेल्स आपको मिल सके दोस्तों। कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा है तो भी करिएगा, आपको बुरा लगा है तो भी करिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी करिएगा, और यदि कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है दोस्तों तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपका उस टॉपिक को क्लियर करूँगा एक वीडियो के ज़रिए, एक वीडियो आपके लिए स्पेशली लेकर आऊँगा। ठीक, प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करो, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कहाँ पर आपको कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।